बांग्लादेश में एक तरफ हालात ऐसे हैं जहां हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, मंदिरों पर बर्बरता और डर के साए ने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी हैं। और ठीक उसी बांग्लादेश में जहां हिंसा, अराजकता और अस्थिरता ने लोकतंत्र को घायल कर रखा है, आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लिए एक निर्णायक मोड़ सामने आया। 17 साल के वनवास के बाद पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान अपने वतन लौट आए हैं और उनके आने के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आने की संभावना अब तेज हो गई है। तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं, लंबे समय तक लंदन में निर्वासन में रहे। 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, लेकिन शेख हसीना की सत्ता में बदलाव और न्यायिक फैसलों के बाद सभी आरोपों से बरी हो चुके तारिक रहमान आज सीधे अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत में कदम रख रहे हैं। बीएनपी के लिए यह वापसी सिर्फ नेतृत्व की बहाली नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर उत्साह और सक्रियता का प्रतीक भी है। 17 साल के वनवास के बाद रहमान का आना पार्टी के कमजोर पड़े ढांचे को फिर से मजबूत कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव में बीएनपी प्रमुख दावेदार बनकर उभर सकती है। बीएनपी ने अंतरिम सरकार के सहयोग से पहले ही उम्मीदवार घोषित किए हैं और गठबंधन तैयार कर लिया है। सर्वे के अनुसार बीएनपी को सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, खासकर तब जब आवामी लीग पर प्रतिबंध और राजनीतिक चुनौतियां उसे कमजोर कर रही हैं। ऐसे में तारिक रहमान का नेतृत्व पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और वहां से सटे भारत के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा पर भी फरवरी 2026 का चुनाव सीधा असर डाल सकता है। बीएनपी के सक्रिय और मजबूत नेतृत्व के साथ राजनीतिक हिंसा और तनाव में वृद्धि की आशंका है, जो भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर सकता है। तो ढाका से आने वाली यह खबर साफ संदेश देती है कि बीएनपी अब सक्रिय नेतृत्व के साथ चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुकी है और बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में नए भूचाल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार हरि मोहन जी जुड़ चुके हैं। हरि मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनुज माथुर जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान की 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी होती है, ये वापसी बांग्लादेश की राजनीति के लिए क्या संकेत दे रही है? जिस तरीके से वापसी की गई और रक्षा के हिसाब से अगर देखें तो किस तरीके के संकेत है, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम वहां पर जुड़ा था, 1 लाख कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। अनुज सर, देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी प्रजातंत्र में या किसी भी देश में जब तक आपकी एक चुनिंदा सरकार ना हो तब तक वहां पर हालात को सुधारना मुझे लगता है काफी मुश्किल काम होता है। ये तारिक रहमान का वापस आना एक छोटी सी, मुझे लगता है, छोटी सी आशा की किरण मुझे बन करके उभर करके सामने आने की संभावना है। जहां तक बात इस चीज की है कि वहां इसके बांग्लादेश की राजनीति पे इसका क्या असर होगा। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत बांग्लादेश की आज ये है कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार बने, और वो चुनी हुई सरकार तब बनेगी जब वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। मैं फ्री एंड फेयर इसलिए कहना चाहता हूं शिवांगी कि क्या वहां पर परेशानी है कि अगर आज भी बांग्लादेश में लगभग 35 से 40% लोग
खालिदा अवामी लीग को समर्थन करते हैं। और आपने इतनी बड़ी पार्टी को अगर आप चुनावों से दूर रखेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं देंगे, उन पर बैन लगा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने पाएंगे। ये कहने के बाद मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, वो अगर वो भी है शिवांगी, फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर कोई ऐसा चेहरा उभर के आए। आज परिस्थिति बांग्लादेश की यह है कि वहां सिर्फ अराजकता है। अराजकता इसलिए है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी या कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठन वहां पर कुछ कर नहीं रहा है। ये जो यूथ हैं, जो कि रेडिकलाइज्ड हैं और पूरी इस्लामिक कट्टरता की भावना के साथ ये काम कर रहे हैं और वहां पर हुड़दंग मचा के रखा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, तो उससे पूरा कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा था बांग्लादेश को। और ये एक छोटी उम्मीद इसलिए बन के आई है कि इससे पॉलिटिकल प्रोसेस का ऑन द रोल आना मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जहां तक सवाल सुरक्षा का है, देखिए बांग्लादेश इस बात को शिवांगी बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि बांग्लादेश एक इंडिया लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ उसके भारतवर्ष है, और एक छोटा 150 किलोमीटर का अगर म्यांमार का पैच हटा दे तो उनको पता है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से, हर प्रकार से उन्हें भारत के साथ संबंधों को सही रखना पड़ेगा, अन्यथा वो कुछ भी कहीं भी नहीं जा सकते। ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा, और जब बांग्लादेश बात को समझेगा तभी कहीं जाकर के वहां पर वहां कुछ हालात सुधरने की संभावना है। ये वो बांग्लादेश है जिसकी की इकोनॉमी पिछले 10-12-15 वर्षों में 2024 से पहले बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया से भी बेहतर इकोनॉमिक फील्ड में कर रहा था। आज कहां है? आज वहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे हिसाब से स्टैंड स्टिल हो गई है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो तारिक रहमान का वापस आना, हालांकि कई लोग इसको सही प्रकार से देखेंगे नहीं, उनके बहुत बड़े बड़े चार्जेस थे। ये वही तारिक रहमान है जिन्होंने शपथ पत्र पे साइन किया था कि मैं राजनीति में कदापि नहीं लौटूंगा, और आते ही वो राजनीति में उन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने और नॉमिनेशन फाइल करने की ठान ली है। तो लेकिन ये उनके राजनीतिक प्रोसेस का बिगिनिंग मुझे नजर आ रहा है, जो कि एक न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि इंडिया और साउथ एशिया के लिए इन जनरल ये एक अच्छा समय लेकर के आने का पोटेंशियल लगता है, प्रोवाइडेड वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस मोहम्मद यूनुस को मेरे हिसाब से हटाना पड़ेगा। जब तक मोहम्मद यूनुस वहां पर मौजूद हैं, कोई भी फ्री एंड फेयर एक्टिविटी वहां पर हो नहीं सकती। ये बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी विफलता भी हमने यहाँ पर यूनुस सरकार की देखी, जिस तरीके से कई दिनों से बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही, किस तरीके से हिंदू पर अत्याचार किया गया, दीपू चंद्र दास की किस तरीके से हत्या की गई, 7 साल की लड़की को किस तरीके से जिंदा जलाया गया, तमाम तस्वीरें हमने बांग्लादेश की हिंसा की देखी है। हरी मोहन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरी मोहन जी, क्या ये संकेत है कि अगर तारिक रहमान राजनीति में वापसी करते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर बदलती हुई नजर हमें आ सकती है? और यहां पर यूनुस सरकार की तरफ से जिस तरीके की अभी हमने तस्वीरें देखी है बांग्लादेश से, यूनुस सरकार का गेम ओवर यहां पर होता हुआ नजर आएगा क्या? तारिक रहमान की 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी, क्या संकेत? हरी मोहन जी देखिए, पूरे सिस्टम में को अगर हम प्रॉपर्ली उठाकर देखें तो मुझे कोई भी बहुत ज्यादा सी उम्मीद नहीं है कब तक, जब तक कि इस समय पर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो हिंदुओं के विरोध वाली जो पार्टी है, हिंदू विरोध करने वाली मानसिकता के लोग हैं, दीपू चंद्र दास को जलाने वाले लोग हैं, जब तक वो राजनीति में हावी रहेंगे, जब तक वो उनका किसी भी तरीके से राजनीति में या सरकार की स्टेबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, हालात बदलने वाले नहीं है। बस फर्क इतना होगा कि जिस दीपू चंद्र दास को इस समय पर खुले तौर पर जला दिया गया, ये कोई भी चुनी हुई सरकार आएगी, चाहे वो बीएनपी की आए, बीएनपी की सरकार के अंदर जलाया फिर भी जाएगा। बस ये होगा कि भीड़ ना जलाकर उसको जलाने की जगह उसको मार डाला जाएगा और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। आवामी लीग में अगर कोई भी सरकार आती है तो आवामी लीग की सरकार के टाइम पर सिर्फ इतना होता था कि उनकी एफआईआर लिखी जाती थी, ढंग से उसके ऊपर बहुत ज्यादा सा काम नहीं हो पाता। मैडम, हमें ये समझना पड़ेगा, असलियत में बांग्लादेश पूरे तरीके से रेडिकल एलिमेंट्स के ग्रिप में,
फर्क इतना है कि क्योंकि ये सरकारें जो हैं वो चुन के आ रही हैं, तो लोकल वोट के ऊपर, यानी बांग्लादेश के आम जनता की वोट के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सी जनता जो रोजगार के नाम पर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर अगर वोट दे रही होगी, तो वो पॉसिबली इनको ऐसे एलिमेंट्स को वोट देगी जो उन्हें रोजगार देगा। लेकिन क्या पूरी जनता ऐसी है? तो आंसर है नहीं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन हेवीली रेडिकलाइज्ड है इस समय पर, या एक बड़ा सेक्शन जो है वो रेडिकलाइज्ड है, जो कम से कम अगर सपोर्ट नहीं, मतलब एग्री बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो साइलेंट जरूर है। और उसकी साइलेंस ही कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी। अब वो कितना टर्न चेंज हो पाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर देखिए हम 1971 से अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो मैडम असलियत में 1971 में दो तरीके का क्राइसिस था। मतलब एक जो क्राइसिस था उसमें एक तरफ बंगाली एज एन आइडेंटिटी खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ पंजाबी एज एन आइडेंटिटी खड़ा हुआ था, दोनों मुसलमान। आज के दिन असलियत में बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस पंजाबी आइडेंटिटी नाम की कोई चीज बांग्लादेश में है ही नहीं। वहां पर यही है कि आप इस्लाम को किस फॉर्म में मानेंगे। अब इस्लाम को किस फॉर्म में मानेंगे, तो एक तरफ वो सेक्शन खड़ा हुआ है मजबूती के साथ जो ये कह रहा है इस्लाम को हम रेडिकलाइज्ड फॉर्म में मानेंगे और हिंदू हमारा दुश्मन है। दूसरे वाला ये कह रहा है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहने वाले अमूमन जो है वो उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे होते जितना रेडिकलाइज्ड माइंडसेट वाले लोग काम कर रहे होते हैं। और यही इंडिया के लिए बड़ी चिंता है। यहाँ पर हिंदू का सपोर्ट होना, हिंदू का अपोज होना पूरे कैनवस से बाहर हो चुका है। यानी अगर आप देखेंगे कि हिंदू मर रहा है तो बहुत ज्यादा सा बांग्लादेश की राजनीति में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भारत में किसी भी तरीके से मुसलमान के साथ कुछ भी होता है लीगल मैटर में या किसी भी मैटर में, तो उसको मुद्दा बनाकर हिंदुओं की पिटाई जरूर की जाएगी, उनको मारा जाएगा, उनके साथ एट्रोसिटीज होंगी। और वो पॉलिटिकल मुद्दा बन के कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत ही रेडिकल एलिमेंट्स को मजबूत करेगा और वो भारत के लिए हमेशा एक सरदर्द बना रहे। हाँ, और ज्यादा क्या होगा, अभी कम से कम यूनुस के मामले में हम क्लियर है कि हमें बात नहीं करनी ढंग से। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उस मामले में हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट तक से बात नहीं कर रहे। और जो दीपू चंद्र दास जैसे मामले हैं, इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब छोटे छोटे मामले बताकर इग्नोर करने का दबाव बनाया जाएगा, तब भारत सरकार के लिए एक चैलेंज तो होगा ही होगा। प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से तारिक रहमान की 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी हो रही है, कई संकेत इस पर लगाए जा रहे हैं उनकी वापसी को लेकर। ये बात भी सामने आ रही है कि फरवरी में जो चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार भी ये हो सकते हैं। क्या संकेत है आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो राजनीति है वो क्या रुख लेती हुई नजर आएगी? प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में पूरी तरीके से विफल हुआ शासन करने में। उसके बाद बांग्लादेश के भीतर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। रहमान परिवार को फिर से राजनीति में, रहमान को खास करके तारिक जो कि बाहर रह रहे थे, इनको एक्टिव करके कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश बांग्लादेश के भीतर है कि अगर मोहम्मद यूनुस की लोकप्रियता उस तरीके से नहीं रही तो विकल्प हमारे पास मौजूद है। और ये विकल्प किनके पास मौजूद है? विकल्प उन लोगों के पास मौजूद है जिन्होंने बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर किया है। जिन देशों ने बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल मचाया है, वही लोग इस तरीके से रहमान परिवार को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति में। इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि अगर तारिक रहमान फिर से राजनीति में आते हैं, जो कि बन गई है इनकी बात, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने रहमान से बात की, उनका स्वागत किया, उसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान के बीच में साठगांठ भी है। और ये साठगांठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कराई गई है। ये बांग्लादेश के भीतर की राजनीति का उपजा हुआ मामला नहीं है, मामला भर नहीं है। ये बाहर के जो देश बैठे हुए जो बांग्लादेश के भीतर के मामलों का निर्णय ले रहे हैं, उन देशों ने इस तरीके की चीजें करवाई है। और इससे भी बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि तारिक रहमान की राजनीति में जो कि क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं बांग्लादेश के, अगर उनकी पुनर्वापसी हो रही है, उनका राजनीति में पुनर्जन्म हो रहा है, जो कि लिखित तौर पर शपथ पर यह कह चुके थे कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, उनकी अगर वापसी हो रही है तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जानने के लिए ये समझ लेना चाहिए कि बीएनपी के शासनकाल में, रहमान परिवार के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश
के बीच रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे। अगर रहमान आ रहे हैं तो इसका, और मोहम्मद यूनिस की ताकत थोड़ी कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि रहमान के आने से भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते बहुत सुधर जाएंगे। ये रहमान परिवार ही है जिसने बांग्लादेश को राष्ट्रवाद से इस्लामिक राष्ट्र की ओर धकेला। ये उन लोगों की मंशा है, इनके परिवार की मंशा रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की दूरियां घटाई। ये रहमान परिवार है और इससे भारत असहज हुआ था। तो रहमान की राजनीति में वापसी भारत के लिए भी चिंता का सबब है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पर भारत कड़ी नजर बनाए हुए है, उसी तरीके से रहमान की वापसी पर भी भारत नजरें खोल करके बैठा हुआ होगा। हालांकि एक बात है कि बदले बदले रहमान जिस तरीके से 17 साल बाद इनकी वापसी हो रही है, 17 साल विदेशों में ये रहे हैं, हो सकता है कि इनके विचारों में लोकतांत्रिक गुण आए हों, तब्दीलियां आई हों। अगर लोकतांत्रिक गुण और तब्दीलियां आई हैं तब तो ये भारत के लिए सुखद संदेश हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आई है तब तो ये मान करके चलिए कि ये एक तरफ नागनाथ और एक तरफ साहबनाथ, एक तरफ मोहम्मद यूनुस होंगे और दूसरी ओर तारिक होंगे, और दोनों भारत पर जिस तरीके से हमलावर हैं, ये भारत के लिए बिल्कुल, मतलब मोहम्मद यूनुस की बढ़ती ताकत नहीं देखा जाए, लेकिन बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी ताकतों को एक तरीके से बढ़ावा मिल जाएगा। इनके रहमान परिवार के ही शासनकाल में आईएसआई की भूमिका बांग्लादेश के भीतर बढ़ी। भारत में जो उग्रवादी संगठन थे, जो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव थे, उनको पनाह बांग्लादेश ने दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहमान के आने के बाद भारत को एक तरीके से लग रहा है कि उनके जख्म पर नमक तो कहीं नहीं छिड़का जा रहा है। जिस तरीके से रहमान की वापसी कराई जा रही है, प्रधानमंत्री के दावेदार बताए जा रहे हैं, तो भारत की मुश्किलें और तो नहीं बढ़ जाएंगी। और दिन ब दिन जिस तरीके से भारत विरोधी मुहिम बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, प्लांट होता जा रहा है, चीजें हो रही हैं, तो ये मतलब कैसे भारत इसको कंट्रोल करेगा, ये सबसे बड़ी बात है रहमान की वापसी के बाद। जी अनुज जी, बात यही हो रही है कि 17 साल बाद अगर तारिक रहमान ने बांग्लादेश में वापसी की है, इसका उद्देश्य क्या है? ये भी सवाल हो रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इससे असर पड़ सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम पिछले कई दिनों के पर जाएं, आगे वाले दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, तो यहाँ पर भारत की तैयारियों को लेकर बात करें तो यहाँ पर क्या रक्षा और सुरक्षा की प्रणाली की भी तैयारियां यहाँ पर भारत को करनी चाहिए? अनुज माथुर जी, जहां तक सवाल रक्षा और सुरक्षा की प्रणालियों की तैयारियां करने की आवश्यकता है, ये बात हमारी सुरक्षा तंत्र जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि हमें 2 से ज्यादा फ्रंट्स पर एक साथ युद्ध करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर हम उस चीज के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत पूरी तरह से, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार है कि अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे कोई इशू होता है तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। मैं शिवांगी बता देना चाहता हूं कि हम इसको अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हैंडल करने में सक्षम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जहां तक सवाल रहमान की वापसी से है, देखिए मैं जो कहने का प्रयास कर रहा था वो यही था, कोई भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं इससे ज्यादा खराब तो कभी हुए नहीं थे। तो जब कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी या कोई और व्यक्ति आएगा यूनुस के अलावा, तो उम्मीद तो शायद कर सकते हैं हम कि हम हमारे इस रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर होने की संभावना है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार इस बात को मैं आपके चैनलों पे कह चुका हूं कि बांग्लादेश इस बात को जानता है कि वो भारत के साथ पूरी तरह से शत्रुता रख के आगे नहीं बढ़ सकता, ये उनको मालूम है। और मुझे लगता है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि पूरी तरह से जो वहां का कि अराजकता का माहौल है उसको कर्ब करने में या कम करने में अगर कुछ एक्टिविटी का कुछ हो सकता है, वो हमारे को वेलकम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब बांग्लादेश ने जब पिछले अपने टेन्योर में खालिदा जिया के ये रहमान जो थे ये डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर यही माने जाते थे उस जमाने में भी, तो उस समय इन्होंने क्या किया, उस चीज वो आज के हालात को डिक्टेट मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर शुरू हो रही है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन बात वही है कि आप 35-40% सपोर्ट वाली अवामी लीग को
पूरी तरह से अलग करके वहां पर फ्री एंड फेयर एक्टिविटी, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का और वहां के ऊपर जो इस्लामिक कट्टरवाद है उनका पूरा चंगुल में आज बांग्लादेश है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये इस प्रकार की एक एक्टिविटी शायद उसको कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की जरूरत है। बांग्लादेश में आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो तमाम निर्णय बांग्लादेश के बाहर से हो रहे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मोहम्मद यूनुस को लाया गया, वो भी अमेरिका की वजह से वो वहां पर लाए गए थे। वहां पर आईएसआई से और पाकिस्तान से उनके संबंध सुधरे, इसके पहले कोई ऐसा संबंध उनका सुधरा हुआ नहीं था। मैं इस बात को बताना चाहता हूं। तो अब जो हालात वहां पर बन रहे हैं शिवांगी, ये हमको समझने की जरूरत है कि वो एक छोटी सी आशा की किरण निश्चित रूप से है। जहां तक सवाल मोहम्मद यूनुस का है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल किसी भी काम को करने में कोई भी पॉलिसी आगे में सक्षम है ही नहीं। वो अमेरिका के चंगुल में आने के बाद, उसके बाद भी बांग्लादेश में कोई कुछ भी किसी भी चीज पे कंट्रोल लोग कर नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार का सपोर्ट आप देखें शिवांगी, 5 लाख से ज्यादा लोग उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, पॉपुलर लीडर लग रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस चीज को इस तरह से देखें कि एक लेट अस गिव अपॉर्चुनिटी, अ चांस टू पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जब वो एक्टिविटी पॉलिटिकल होगी, हमारे खिलाफ है, हमारे से बेहतर है, कम से कम आपके पास किसी से बात करने के लिए कोई सरकार है जिससे कि आप डायलॉग कर सकते हैं, और फिर उनके ऊपर दबाव मुझे लगता है डाल करके और हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। जहां तक सवाल हिंदू पर अत्याचार का है, ये नई बात नहीं है। मैं आपको इसको ऐसे पूरे उदाहरण बता सकता हूं, जो पाकिस्तान के जब ये इकट्ठा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे। और बस ये रहेगा सर कि अगर कोई जी बिल्कुल और उसके बाद उस 1949 में वहां पर 10,000 दलितों का, हिंदू दलितों का मैसेकर हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू के ऊपर अत्याचार होना, इस बात का फाइनल कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदू पे क्योंकि अत्याचार हो रहा है इसलिए भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कभी सुधर नहीं सकते। वहां अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई और कोई चुनी हुई सरकार वहां पर आई, तो संभावना है कि हमारी एक्टिविटी हो सकता है, हमारे रिलेशन तो सुधरना शुरू हो जाएं। बिल्कुल हरि मोहन जी, जिस तरीके से अनुज माथुर जी ने कहा कि अगर तारिक रहमान की वापसी होती है तो एक छोटी सी आशा की किरण रहेगी। ऐसे में अगर तारिक रहमान की वापसी होती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? हरि मोहन जी। शिवम जी, असलियत में आशा की किरण की फॉर्म में इसे देखने की जगह एक इस फॉर्म में देखा जाए कि ठीक है, एक आदमी ऐसा आया है जो थोड़ा सा बात करने लायक है, बात करके देख सकते। बहुत ज्यादा उम्मीद मेरे को नहीं है। उसके पीछे रीजन यही है, सर ने एक एग्जांपल भी दिया कि योगेंद्रनाथ मंडल जो थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो इंडिया में आकर ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है, और उन्होंने मरते मरते ये भी कहा है कि मैंने गलती कर दी पाकिस्तान जाके। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम किसी सरकार या किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और वो आइडियोलॉजी इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर बहुत गहरे तक पहुंच चुकी है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछले वाले पार्ट में भी कि असलियत में जो हम 1971 वाला फेज को याद कर रहे हैं, 1971 में आइडेंटिटी क्राइसिस था, या यूं कहें आइडेंटिटी की लड़ाई थी। इस बार आइडेंटिटी की कोई लड़ाई नहीं है, इकोनॉमी के ऊपर लड़ी जाने वाली लड़ाई। और हम आर्ग्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे कि क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से हमसे घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश को हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि वहां जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वहां इस टाइम पर जो भी लोग रूल करने वाले लोग हैं, या फिर जो बीएनपी आने की तैयारी कर रही है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्या ये 1% भी, अब जब से 5 अगस्त के बाद जो वाकया हुआ उसके बाद, क्या आज तक एक बार भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या इकोनॉमी की डिस्कशन हुई?
या जितने भी सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरिस्ट थे या सो कॉल्ड जिन्होंने भी वो तो जो भी लोग थे उन्होंने जो किया, क्या वो एक बार भी किसी भी तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वो एंटी इंडिया नैरेटिव को बांग्लादेश के अंदर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? दीपू दास के साथ जो भी हुआ वो असलियत में वहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो भी हो रहा है उसका रिएक्शन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा या कम उम्मीद इसलिए है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहां पर एक रेडिकल एलिमेंट्स का बड़ी जमात खड़ी हो चुकी है जो बीएनपी के टाइम पर और ज्यादा पनपती है। बीएनपी का इन रेडिकल एलिमेंट्स के साथ जो भी इनके इमाम काउंसिल्स वगैरह हैं उनके साथ जिस तरीके का रिलेशन है वो बिल्कुल ऐसा है जो हम अगर इनसे ऑफेंड ना हो, चोली दामन का जो साथ होता है, एक के बिना दूसरा जो है अधूरा हो। इस तरीके के रिलेशन वाली दोनों पार्टियां आपस में, अब यहाँ बीच में एक बार नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि भाई इस बार जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो बीएनपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बीएनपी भी तो उसी रेडिकल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट थी। असलियत में मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट जो खड़े हुए जो ग्रुप्स खड़े हुए थे उन्होंने ही तो जिया और रहमान को आगे बढ़ाया। अब जो जिया और रहमान आगे बढ़ते हैं वो उन्हीं के कंधे पर बैठ के आगे आए थे, अपना तो उनके पास बहुत ज्यादा काट था नहीं। आवामी लीग का जो मामला है, आवामी लीग को पूरी की पूरी कंपटीशन से बाहर कर दिया, इलेक्शन से बाहर कर रखा है। अब आवामी लीग है नहीं और बीएनपी है, तो आवामी लीग के एक एक नेताओं को चुन चुन के या तो मारा जा रहा है या भगाया जा रहा है, जो भी है। तो मुझे बहुत ज्यादा सी उम्मीद और इस टाइम नजर नहीं आ रही। और लास्ट एक चीज कि जितने भी इवेंट्स अभी तक बांग्लादेश में हम देख रहे हैं वो असलियत में एक बड़े कैनवस पे अगर हम देखें या बर्ड आई व्यू की फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम का एक बड़ा एग्जाम्पल। ये ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम में इंडिया के अगेंस्ट एक और बैटलफील्ड या एक और फ्रंट तैयार करने के लिए 5 अगस्त से जो पटकथा रची जाने लगी, वो उससे पहले से रची जाने लगी थी सेंट मार्टिन आइलैंड वाली कहानी से, लेकिन 5 अगस्त से जो कहानी जो भी पटकथा लिखी जाने लगी, असलियत में तारिक और रहमान का यहाँ पर आना उसी का एक नया एपिसोड भर है और कुछ भी नहीं। 17 साल एक इंसान लंदन में रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बहुत ज्यादा नहीं मान पा रहा कि उसका किसी भी तरीके का हृदय परिवर्तन हो गया होगा, चेंज ऑफ हार्ट एंड ऑल, कुछ नहीं। वो असलियत में जिस तरीके से यूनुस को भेजा गया एक रिप्रेजेंटेटिव या स्टूज की फॉर्म में, ये बिल्कुल वही है कि यूनुस जो था वो इम्पोज्ड फॉर्म में था और तारिक उर रहमान जो है वो इम्पोज्ड फॉर्म में ना होकर एक डेमोक्रेटिक ड्रामा के तहत बिठाया गया एक बंदा होगा जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि देखो डेमोक्रेसी में तारिक उर रहमान को चुन लिया। मेरे को ये ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं लगता, ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम है जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर एक पूरी की पूरी कहानी रचती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी क्योंकि इलेक्शन है तो तारिक उर रहमान को आना था, वो आ गया। अब इसमें कितना क्या रिजल्ट्स आते हैं वो अभी अगले फरवरी तक हमें दिखाई देंगे और वेट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से तारिक रहमान की वापसी होना, उनके समर्थकों का हुजूम जुड़ना किस बात का संकेत दे रहा है आने वाले दिनों के लिए, बांग्लादेश की राजनीति के लिए अगर हम बात करें तो किस बात का संकेत है ये उनके समर्थकों द्वारा इतना भारी हुजूम उनके लिए जुटना? प्रियदर्शी जी, देखिए नेतृत्वहीनता है बांग्लादेश के भीतर, उसमें अगर थोड़ी सी उम्मीद कहीं से किसी को लगती है तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और ये पुराने चावल रहे हैं बांग्लादेश के, तो इस लिहाज से और इनकी पार्टी वहां सक्रिय रही है, भले ही ये लंदन में पुनर्वासित हो, लेकिन इसके बावजूद इनकी सक्रियता बांग्लादेश की राजनीति में रही है, दिलचस्पी रही है और वहां से बांग्लादेश में बैठे बैठे अपनी पार्टी को कमांड कर रहे थे। तो इनके कैडर तो थे, तो वे कैडर जुटे हैं और उन कैडरों में इस बार थोड़ा विश्वास बड़ा हो गया है कि हमारा नेता हमारे बीच आ रहा है, तो इस तरीके से ये हुजूम जुटा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मुद्दे की बात ये नहीं है कि उसमें क्या उनके समर्थकों ने कितनी भीड़ जुटाई, बात यह है भारत के पक्ष से अगर देखा जाए तो कि क्या बीएनपी के शासनकाल में जो 2001 से और 2006 के दौरान सबसे खराब स्थिति रही, अभी के हालात को छोड़ दिया जाए तो इसके पूर्व में बांग्लादेश और भारत के बीच जो सबसे खराब रिश्ते रहे, जो सबसे खराब स्थिति रही, वो 2001 से 2006 के दौरान रहा था, बीएनपी के शासनकाल के दौरान। तो क्या वे वही रहमान, और ये कहा भी जा रहा था कि पर्दे के पीछे से तारिक रहमान ही शासन चला रहे थे, तो क्या तारिक रहमान भारत के प्रति बदल चुके हैं या
फिर मेरा वही सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ ही तारिक रहमान को बांग्लादेश में फिर से वापसी पुनर्जीवित किया कराइए। जा रहा है, कराया जा रहा है कि भारत को, क्योंकि बांग्लादेश आज की तारीख में दूसरा पाकिस्तान है जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला जगह है। जिस तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से अब बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। भारत दीपू दास का प्रकरण या तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो भारत को उकसाया जा रहा है कि इस तरीके से चीजें यहाँ हो रही है, हो जाएगा, वो सारी चीजें। और बांग्लादेश अब जो कि कभी बना था या कभी माना जाता था कि बांग्ला संस्कृति को बढ़ावा देने वाली वहां पर सरकारें बनती हैं या उसी के नाम पर वो राष्ट्र अलग भी हुआ था पाकिस्तान से, लेकिन आज बांग्लादेश पूरी तरीके से बांग्ला संस्कृति को भूल करके इस्लामिक संस्कृति को अडॉप्ट कर चुका है। इस्लामिक स्टेट पहले से भी था ही, लेकिन अब पूरी तरीके से उस पर मुहर लग रहा है कि ये राष्ट्र उसी रास्ते पर जाने वाला है, चलने वाला है। और रहमान की वापसी ये बता रहा है कि इस्लामिक झंडा बदार अब इस देश पर शासन करेगा फिर से पूरी ताकत के साथ, और भारत के लिए परेशानियां बढ़ाई जाएंगी। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के सामने भारत झुकने को तैयार नहीं है और भारत को झुकाने के लिए इन कीन प्राकीर्ण दुनिया भर की ताकतें लगी हुई है और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अमेरिका और चीन। जरूर प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन भारत के मामले पर दोनों एक हो जाते हैं बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से। तो वो सारी ताकतें भी यहाँ काम कर रही हैं, काम करती हुई नजर आ रही हैं। शिवांगी जी, बिल्कुल आनंद जी, समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, जिस तरह से आपने सभी ने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारिक रहमान की 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी हो गई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर डालती है।